नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 10 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल के हमले में कतर ने जो रुख अपनाया है, इससे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या ये हमला कतर की मर्जी से तो नहीं हुआ था। और साथ ही एक ऐसा देश है जहां पे 60 लाख मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पे मस्जिदों के सामने सुअरों के कटे हुए सर रख दिए गए। अब इसको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही इजराइल ने हमास को एक नई धमकी दी है और इस धमकी में सबको मार देने की बात कही है। ये धमकी किसने दी और इस धमकी का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वहीं एक और देश पे बड़ा हमला हुआ है, इस हमले में किसको कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही मोदी साहब ट्रंप को लेकर अपनी दोस्ती को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, रशिया का दामन छोड़ रहे हैं। ये भी एक बहुत अहम खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। आप अगर इजराइल के लिए कमेंट करेंगे तो आपकी दुआ इजराइल के लिए कबूल हो जाएगी। आप अगर फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे तो आपकी जो दुआ है फिलिस्तीन के लिए कबूल हो जाएगी। इस वजह से दुआ जरूर कीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही वो कतर से है। कतर के ऊपर इजराइल ने जब एयर स्ट्राइक की, ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया में एक एग्रेशन का माहौल होगा, पूरी दुनिया कुछ ना कुछ करेगी। और पूरी दुनिया करे ना करे, कम से कम कतर तो कुछ करेगा। कतर ने शुरुआत में एक कड़ा रुख अपनाया। कतर ने यह कहा कि भाई हम बदला लेंगे। पूरी दुनिया को लगा कि चलो भाई कतर बदला लेगा। कतर के ऊपर हमला हुआ है, कतर के साथ धोखेबाड़ी हुई है, कतर की पीठ में अमेरिका और इजराइल ने छुरा भोंका है। अब ये तमाम चीज़ जब पूरी दुनिया के लोगों ने सोचा, सबको लगा कि अब कतर बदला लेगा। लेकिन अब धीरे धीरे कतर का जो रवैया है, इसको देखने के बाद अब लगता है कि शायद ये हमला कतर की मर्जी से ही हुआ था। जैसे आप एक चीज़ सोचिए कि कतर मेडिएशन के लिए सबको बुलाता है और बुलाने के बाद अचानक से कतर के अंदर हमला होता है। हमला होने के बाद हमास के जो टॉप लीडरशिप है उनको छोड़ के बाकी जो लोकल लीडर्स थे उन सबको मार दिया जाता है। हमास के टॉप लीडर को निशाना बनाया गया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। इसके बाद क्या हुआ कि हमास के जो छोटे मोटे नेता थे उनको मार दिया गया। ये हमला कतर के अंदर घुस के किया गया। कतर के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, कतर के पास अपना रडार सिस्टम है। कतर समेत अलग अलग जो आसपास के देश हैं उनके पास अपना एक रडार और एयर स्पेस सिस्टम है। यानी इतने देशों के डिफेंस सिस्टम को पार करना, इतने देशों के रडार में दिखना ना, और साथ ही कतर के अंदर जब 35 का पहुंच जाना, पहुंचने के बाद बम गिरा देना, गिराने के बाद सुरक्षित वहां से वापस आ जाना। और इसके बीच अचानक से फिर कतर का बयान निकल के सामने आए हमला होने के बाद कि हम मेडिएशन नहीं करेंगे। थोड़े ही टाइम बाद फिर दूसरा बयान निकल के सामने आया कि नहीं भाई हम मेडिएशन करेंगे, क्योंकि मेडिएशन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शुरुआत में टेम्पोररी तौर पे मेडिएशन सस्पेंड कर दिया गया, कहा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई सीज फायर नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है, अचानक से फिर खबर निकल के सामने आती है कि भाई साहब ऐसा है, कतर सीज फायर के लिए बातचीत करेगा। तो यहाँ पर फिर बड़ा सवाल ये है कि आपके अंदर कोई देश आके घुस के हमला कर दे, हमला करने के बाद अब अभी भी सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर की ही मिली भगत थी कि अमेरिका को खुश करने के लिए मोटा पैसा ले लिया, मोटा पैसा लेने के बाद उसको जहाज़ गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट करने के बाद अचानक से जो हमास के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको बुला के मरवा दिया। खैर ये खबर सही है या नहीं है, लेकिन इसके बाद इजराइल की तरफ से एक धमकी निकल के सामने आई। दरअसल इजराइल के जो राजदूत हैं अमेरिका के अंदर, एचईएल लीटर ने साफ तौर पे कहा कि हमने जिसको निशाना बनाया, अभी तक हमें उम्मीद है कोई नेता मारा गया, लेकिन अगर वो नेता नहीं मारा गया है तो आने वाले टाइम में हम फिर से इंटेंस हमले करेंगे और इस हमले में उस नेता को हम मार देंगे हमास के। यानी इजराइल की तरफ से खुली धमकी भी दी जा रही है कि अगर इस हमले में वो आदमी बच गया होगा तो अगले हमले में हम उसको जरूर मार देंगे। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि अचानक से इजराइल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे, कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम हमला करेंगे तो करने के बाद मार ही देंगे। एक बड़ा सवाल है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पेरिस से निकल के सामने आ रही है। पेरिस में ऐसा बवाल मचा है और हर जगह एक विशेष धर्म को कैसे टारगेट किया जाता है, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पे जब किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है, जब किसी मस्जिद को टारगेट किया जाता है, तो अक्सर ऐसा लगता है कहने सुनने में कि शायद ये चीज़ें भारत में ही है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन आज जिस खबर के बारे में आपको बताऊंगा, इसको जानने के बाद आपको लगेगा कि यार भारत तो बड़ा वाहिद मुल्क है। यहाँ पे तमाम लोग
छोटी मोटी झड़प के बाद एक दूसरे के साथ सही से रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप फ्रांस का हाल देखिए कि फ्रांस में लगातार 5वीं बार सरकार गिरी 2 साल के अंदर। सरकार गिरने के बाद जो प्रधानमंत्री थे उनका इस्तीफा आ गया, लेकिन इसके बावजूद जैसे नेपाल में बवाल मचा, वहाँ के प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ के भागना पड़ा। जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री को लेके इतनी झड़पें हुई, इतनी हिंसा हुई, सेम चीज़ पेरिस में हो रही। और पेरिस में जिस हिसाब से हिंसा हो रही है, इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा शर्मनाक था। पेरिस में लगभग 10 लाख के करीब लोग ऐसे थे जो सड़कों पे थे। 200-250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, न जाने कितने लोगों की मौत भी हुई। लेकिन इसी बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि कम से कम 7 से 8 जगहों पे मस्जिदों के सामने सूअर के कटे हुए सर रखे गए, जानबूझ के रखे गए, चूंकि सबको पता था रखने वालों को कि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस, सूअर की बॉडी, सूअर बोलना, सूअर देखना सब कुछ हराम है। इसके बावजूद जानबूझ के 5-5 मस्जिदों के सामने, 8-8 मस्जिदों के सामने सूअर का सर रखा गया। वहाँ पे सूअर का सर रखने के बाद साफ तौर पे कहा गया कि ये एनुअल मैक्रोन है, यानी फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसका नाम लिख के 5 से 6 जगह, 7 जगह, 8 जगह सूअर का सर रखा गया। और जिस जगह पे रखा गया, आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे 60 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं। 60 लाख मुसलमानों की भावना से खेलने के लिए पेरिस में इतना गंदा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन इसके बारे में चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे अरब कंट्री हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, सबके अंदर खामोशी है, सबके अंदर खामोशी है। इधर लगातार गजा के ऊपर इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं। हमले इतने तेज हैं कि भले ही मुस्लिम कंट्रीज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डर लेयन, उर्सुला ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसे ही गजा पे हमले होते रहे तो यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन को अब सीधा सीधा फाइन, सीधा सीधा जो भी ट्रेड होता है इजराइल के साथ, वो तमाम चीज़ों को रोकना पड़ेगा। यानी यूरोपियन यूनियन अब धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की, मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा। लेकिन जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चाहे फ्रांस के पेरिस का ये मस्जिद में सूअर के सर वाला मामला हो, चाहे गाजा का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पे ये तमाम लोग खामोश खड़े हैं, एकदम शांति से खामोश हैं। इनको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सीरिया से निकल के सामने आ रही है कि सीरिया के लताकिया और होम पे इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और अब सीरिया की तरफ से इजराइल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम तो आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं, आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी इजराइल घुस के मार भी रहा, इजराइल हमला भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे जैसे ये कुछ करने को तैयार नहीं है, कुछ करना ना पड़े। अभी भी इनका एकमात्र एजेंडा है कि कुछ भी हमें ना करना पड़े, क्योंकि अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम इजराइल के खिलाफ भिड़ेंगे तो मारे जाएंगे। अमेरिका का पैसा, इजराइल की ताकत आज सीरिया जैसे देश को, सीरिया जैसे खुददार देश को घुटनों पे लाके छोड़ चुका है। सीरिया वाले अल जुलानी भाई साहब आरोप सिर्फ लगा रहे हैं कि हमारी तो समझौते के साथ बातचीत हो रही थी, इसके बावजूद भी इजराइल ने हमला करके इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा दी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है गजा से ही। गजा में मदद के लिए एक जहाज पे खाना आ रहा था। इस खाने को जैसे ही तुनिसिया के समुद्र के रास्ते पे लेके आया गया, अचानक से इजराइल की तरफ से इस जहाज पे हमला होता है और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस हमले में उस जहाज को डुबो दिया गया। ये हमला इजराइल ने किया था। हमला करने का बड़ा साफ मकसद था कि जो खाना आ रहा है वो खाना पहुंचने ना पाए, क्योंकि अगर ये खाना पहुंच गया तो फिर गजा के लोगों को खाना मिल जाएगा। इधर गजा में लगातार जितनी बड़े बड़े बिल्डिंगें, जितनी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उन तमाम जगहों को टारगेट करके इजराइल हमले कर रहा है। लगातार 30-35 लोग हर दिन के हिसाब से मारे जा रहे हैं। मरने वालों की जो तादाद है 65,000 पार पहुंच चुकी है और ये ऑफिशियल डाटा है। और ऑफिशियल डाटा की अगर बात करें तो शायद ये आंकड़ा बहुत आगे होगा। खैर, इधर कतर पे हमला हुआ। एक और ताजुब भरी खबर आप सुनिए। कतर पे हमला होने के बाद अचानक से यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं एमबीजेड मोहम्मद बिन, ये अगले ही दिन ठीक 12-14 घंटे बाद कतर पहुंच जाते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट कतर पहुंच गए, वो भी ऐसे मौके पे जब इजराइल ने हमला किया था। ऐसा काम केवल 2 ही इंसान कर सकता है। ये खबर आपको कोई खबर नहीं लगेगी, लेकिन ध्यान से देखिए तो बहुत बड़ी खबर है। अगर कहीं जंग का माहौल हो, एक आदमी दूसरे को मार रहा हो, एक राजा दूसरे को मार रहा हो, और ऐसे हाल में आप बहादुर बन के वहाँ पे अगर चले गए उस जंग के मैदान में खाली हाथ, तो ऐसे हाल में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप बहुत बड़े बहादुर हैं, या फिर आपको पता है कि वो आदमी मुझ पे हमला नहीं करेगा क्योंकि आपकी उससे दोस्ती है। तो यहाँ पे यूएई के जब प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचे हैं मोहम्मद बिन जेड, तो बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि क्या मोहम्मद बिन को पता है कि इजराइल मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, या फिर मोहम्मद बिन जो है बड़े बहादुर हैं, उनको पता है कि अगर हमला हुआ तो मेरा देश बदला ले लेगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या
किसी देश पे हमला हो, उसके अगले ही दिन उस देश में जाना बहादुरी है, या फिर अंदर ही अंदर इतनी गहरी दोस्ती है कि पता है कि इजराइल मुझ पे हमला नहीं करेगा? इसका जवाब आप दीजिएगा। तब तक अगली खबर का रुख करता हूं। अगली खबर फिर नेपाल से निकल के सामने आ रही कि नेपाल में सत्ता गिरने के बाद वहां पे नए प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी गई है। जिस शख्स को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम नेपाली लोग और जो जनजी प्रोटेस्टर थे, जो परेशान थे, उनको नहीं बनाया गया। जिनको बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ये लोग परेशान थे, उनको न बना के एक नए शख्स, एक नए आदमी जिनका नाम सुशीला कार्की को बनाया गया। अब सुशीला कार्की को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो काठमांडू के मेयर थे, जिनको बनाने के लिए तमाम अपीलें हो रही थी, तमाम जो दलीलें दी जा रही थी, वो कहा जा रहा था कि युवाओं के दिल की पसंद यही है, युवा केवल इन्हीं को चाहते हैं। जब इनको नहीं बनाया गया तो फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि सुशीला कार्की को क्यों बना दिया गया, और अचानक से ऐसे टेंस सिचुएशन में सुशीला कार्की कहाँ से आ गई। चूँकि देखिए, यहाँ पे जब सत्ता पलट हो रही है तो ऐसे हाल में जरूरी नहीं है कि सत्ता पलट आपसी लड़ाई से ही हो। सीरिया में जब सत्ता पलट हुई, शुरुआत में लगा कि ये सिया सुन्नी की जंग है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तब जाके पता चला कि ये सिया सुन्नी की जंग से कहीं ज़्यादा आगे तुर्की और अमेरिका की मिली भगत की वजह से सीरिया को बर्बाद करने के लिए, सीरिया को बेच देने के लिए अल जुलानी को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। तो जो सुशीला कार्की आज सत्ता में बैठी हैं, कौन गारंटी लेगा कि सुशीला कार्की अपने दम पे बैठी हैं, या फिर चाइना की फंडिंग या फिर अमेरिका की फंडिंग की वजह से सीरिया के साथ साथ नेपाल में भी सत्ता पलट हो गई। फ्रांस में भी तैयारी हो रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रांस में भी तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है, इसके बारे में कल आपको डिटेल बताऊंगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पोलैंड से निकल के सामने आ रही कि पोलैंड के ऊपर रशिया द्वारा बड़ा हमला हो गया है। शुरुआत में लोगों को लगा कि भाई रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन अचानक से एक मिसाइल पोलैंड में आके गिर गई। अब पोलैंड में जब ये मिसाइल गिरी तो शुरुआत में लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जब पता चला कि ये रशिया से आके गिरी है तब हल्ला गुल्ला मचा दिया। यूक्रेन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारे ऊपर मिसाइल गिर गई और साथ ही पोलैंड पे गिरी, मतलब जो रशिया है वो हमारे पूरे आसपास के रिजिम में जेनोसाइड का काम करता है। इधर रशिया का बयान निकल के सामने आया कि भाई हम तो यूक्रेन को मार रहे थे, लेकिन मिसाइल जो टप्पा खा के पोलैंड पहुंच गई। यानी आज रशिया की मिसाइलें चाहे यूक्रेन हो चाहे पोलैंड हो, कहीं भी दहल पैदा कर दे रही हैं। किसी की माँ में दम नहीं पैदा है कि रशिया को रोक सके। ये जो तमाम लोग आज अमेरिका के चाटुकार बने हैं, आज भी आपको एक खबर और देता हूँ, पहले खबर ही सुन लीजिए फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भाई मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मोदी से मिलने के लिए मैं बेकरार हूँ, मोदी से बातचीत करने के लिए पिछले 10-15 दिनों से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोदी से मेरी बातचीत हो जाए, क्योंकि जब मेरी मोदी से बातचीत होगी तब सिचुएशन सही होगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया, फ़ौरन मोदी साहब उसको रिट्वीट कर देते हैं। करने के बाद ऊपर लिखते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मोदी और ट्रंप, अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है बड़ी न्यूट्रल है। यानी ऐसी दोस्ती जिस दोस्ती में ना ही कभी कोई दरार आएगी, ना ही कभी कोई तकरार आएगी, और हम अमेरिका के बड़े क्लोज हैं। यही सेम चीज़ रशिया जब सुनता है तो सुनने के बाद भड़क जाता है। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, रशिया हमारी मदद कर सकता था, मदद करना भी चाह रहा था, लेकिन चूंकि अमेरिका को हमारे मोदी साहब ने इतना घुसा दिया अपने मैटर में कि रशिया को लगा कि भाई अब तो अमेरिका इनका खास है, तो हम बीच में क्यों बोलें। सेम सिचुएशन फिर हो रही। रशिया हमें हथियार देने का वादा कर रहा, रशिया हमें सस्ता तेल देने का वादा कर रहा। रशिया कह रहा है कि तुम्हारा चाइना से जो विवाद है बैठ के मैं सुलझा दूंगा। रशिया कह रहा कि तुम्हें पाकिस्तान से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे हथियार, सारे वेपन, सारी मशीनरी मैं तुमको दूंगा। रशिया का ये डिफेंस सिस्टम भारत यूज करके ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, वो अपनी व्यक्तिगत ट्रंप की दोस्ती के लिए भारत की तमाम आवाम की जो खुशियां हैं, तमाम आवाम के जो उज्जवल भविष्य की कामना हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को मोदी साहब ताक पे रख के अपने ट्रंप से दोस्ती निभा रहे हैं। बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि ट्रंप और मोदी दोस्त बने कैसे। ट्रंप बोलता है अंग्रेजी, मोदी साहब बोलते हैं हिंदी। ट्रंप एक बार जब राष्ट्रपति था तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मोदी साहब गए। मोदी साहब जैसे ही गए तो ट्रंप हार गया। उसके बाद तो जो बाइडेन बना। जो बाइडेन तो अच्छा खासा इनसे नाराज था। उसको खुश करने के लिए मोदी साहब ने कमला को एक अंगूठी भी गिफ्ट कर दी थी, डायमंड की। इसके बाद क्या हुआ, इन्हें लगा कि अब ट्रंप तो कभी सत्ता में आएंगे नहीं, तो चलो जो बाइडेन से दोस्ती कर लें। उसके बाद ट्रंप का दामन छोड़ दिया, जो बाइडेन से दोस्ती कर ली। अब जो बाइडेन चले गए, ट्रंप आ गए, तो फिर से ट्रंप के पीछे लग गए मोदी साहब। और यही तमाम चीज़ें हमको एक कमज़ोर राष्ट्र के तौर पे पूरी दुनिया पे दिखा देती हैं।
हम कमज़ोर हैं नहीं हैं, हम बहुत ताकतवर हैं क्या है, लेकिन दिखा देती है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इजराइल से निकल के सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार कई महीनों बाद कोर्ट में गए। कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, पहली बार कई महीनों बाद वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद उनके ऊपर जो करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी एक पॉलिटिशियन के लिए कोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, कोर्ट को अपने हिसाब से गाइड करके अपने हिसाब से जजमेंट दिलवा देना, ये हर देश के सुप्रीम लीडर्स करते हैं। इजराइल भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, एक खबर आपको और बता देता हूँ। ये खबर हमारे देश की है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई विपक्ष चुनाव जीत जाता है लेकिन जो सत्ता पक्ष है बीजेपी हरवा देती है। अब आपको आज एक घटना बताता हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जाहिर सी बात है बीजेपी वाले जीत गए, उनके पास मेजॉरिटी थी। इधर कांग्रेस और विपक्ष वाले हार गए, उनके पास माइनॉरिटी थी। ठीक है, फेयर चुनाव हुआ। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि जो विपक्ष के कई सारे सांसद थे उन्होंने धोखा दे दिया। धोखा कैसे, वो आप जानिए। जितने विपक्ष के वोट है उससे 15 वोट कम मिल गए विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने गद्दारी करके बीजेपी वाले को वोट दे दिया और अपने ही खड़े किए हुए मतदार को वोट नहीं दिया, और इस वजह से वो आदमी चुनाव हार गया। इसकी जब जांच पड़ताल हुई है तब विपक्ष को पता चला कि हमारे अपनों ने ही गद्दारी कर दी। पता करने का तरीका भी बड़ा सिंपल था कि भाई अगर हमारे 200 लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का जो आदमी है वो 185 वोट पा रहा, तो मतलब बड़ा साफ है कि जो पक्ष वाला है वो हमारे विपक्ष का 15 वोट पा गया। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में काफ़ी मुसीबतों का काम करेंगी और विपक्ष की मुसीबतें यहाँ से बढ़ती चली जाएंगी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।